दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं दिव्य प्रकाश दुबे की एक कहानी, सुपर मॉम। नीता को घर का कामकाज निपटाते हुए रोज की तरह दिन के 12 बज गए थे। उसने अपने लिए चाय बनाई और इत्मीनान से अखबार पढ़ने लगी। उसको अखबार पढ़ने का शौक था, लेकिन कभी वो ताजा अखबार नहीं पढ़ पाती। ज्यादा कुछ कहाँ चाहिए था उसे। कड़क चाय और ताजा अखबार, बस इतना। और बस इतना ही नहीं मिल पाता था उसे। पति को चाय के बिना अखबार के अक्षर दिखाई नहीं देते थे। सुबह बच्चों का टिफिन, उनके स्कूल की तैयारी में सांस लेने की फुर्सत ही नहीं होती। नीता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ऑफिसर्स कॉलोनी में रहती थी। नहीं, उसके पति ऑफिसर नहीं थे। वो लोग अपर कास्ट नहीं थे। ये बात 2-3 दिन में कोई ना कोई याद दिला देता था। शाहजहांपुर की इस ऑफिसर्स कॉलोनी में घरों के 4-5 टाइप थे। बंगले, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। नीता का घर सी टाइप का था। इस कॉलोनी में चपरासी बाबू से लेकर अधिकारी, जज सभी सरकारी लोग रहा करते। यूं तो बाबुओं की बिल्डिंग से डीएम बंगला बिल्कुल पास था। नीता के घर के आसपास रहने वाली औरतें शहर के अधिकारियों की बीवी की तरह नहीं थीं। कभी किसी को काम हो तो वो एक दूसरे के घर का खाना पीना देख लेती और बच्चों को संभाल लेती। ये औरतें अधिकारियों की बीवियों को ऐसे देखती जैसे वो उस शहर की हीरोइन हो। डीएम और एसपी की बीवियों के पहने हुए कपड़ों की चर्चा बहुत दिनों तक होती। ऐसा कहा और माना जाता कि बड़े अधिकारियों की बीवियां कपड़े वगैरह खरीदने बरेली या लखनऊ जाती हैं। कुछ औरतें तो यहाँ तक कहती थीं कि शहर के सब बड़े अधिकारियों की बीवियां हफ्ते में एक बार बरेली केवल शॉपिंग के लिए जाती हैं। ये वे औरतें थीं जो अपने पतियों से डीएम और एसपी की तनख्वाह पूछकर उंगलियों पर हिसाब लगाती कि कितने पैसे खर्च हो जाते होंगे। बड़े अधिकारियों की होने वाली कमाई को जोड़ने में उनकी उंगलियां कम पड़ जाती। अपने बच्चों को अधिकारी बनाने का सपना पहली बार उनकी उंगलियों पर महीने का खर्चा जोड़ते घटाते हुए पनपता। वे जो कपड़े लेकर आती, बाबुओं की बीवियां उन कपड़ों जैसे कपड़े ढूंढने के लिए शाहजहांपुर की लोकल मार्केट जाती। कुछ औरतें इसलिए सारे व्रत और त्योहार रहती कि रिटायरमेंट से पहले उनके पति का प्रमोशन हो जाए और वे थोड़े दिन के लिए ही सही बड़े बाबू से अधिकारी हो जाएं। सी टाइप के घर से बी टाइप के घर पहुंचने में उम्र निकल जाती थी। नीता को अपना 2 कमरे वाला सरकारी घर अच्छा लगता था। उसने उसको सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर चूंकि छोटा था, इसलिए कुछ भी नया सामान रखने की जगह नहीं थी। नीता के आसपास रहने वाली सहेलियां भी उसके अखबार पढ़ने की इस आदत से परेशान रहती। एक आध तो ताने मारते हुए कह भी देती, देश दुनिया तो फैमिली ही है ना, फिर अखबार क्या पढ़ना। या फिर अखबार पढ़कर किस्मत थोड़ी ही बदल जाएगी। उसके पूरे ब्लॉक में वो अकेली थी जो अखबार पढ़ती थी। उसकी बाकी सहेलियां तो न्यूज देखती भी नहीं थीं। उनके पति जो कुछ भी बता देते थे वही उनके लिए खबर हो जाती। नीता कभी इस बात का जवाब नहीं देती। अखबार में अपना भविष्यफल पढ़कर वो पिछले दिन के अखबार से अपना भविष्यफल मिलाती। बीता हुआ दिन शायद ही कभी भविष्यफल के हिसाब से बीता होता। फिर भी नीता को उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन का भविष्यफल तो सही निकलेगा। उसके आज के भविष्यफल में लिखा था, एक नया मौका मिलने की आशा है, लकी नंबर 7, लकी रंग नीला। नीता को भविष्यफल के ठीक नीचे एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, सुपर मॉम की खोज। हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है सुपर मॉम की खोज। माँ को सम्मान देने का समय आ गया है। सुपर मॉम जीतने वाली महिला को 10 लाख का नगद इनाम मिलना था। अप्लाई करना बहुत आसान था। बस 1,000 रुपए लेकर एक दिन होटल जाना था। अपना स्लॉट पहले से बुक करना था। 2 राउंड होने थे। पहले में शॉर्टलिस्ट होने के बाद सेकंड राउंड में देश भर की औरतों के साथ परफॉर्म करना था। टीवी के एक बड़े चैनल के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च होना था। टीवी पर आना और हवाई जहाज पर उड़ना, ये दोनों ही सबसे घिटे पिटे सपने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखे भी यही जाते हैं। हवाई जहाज वाला तो फिर भी इतना बड़ा सपना नहीं बचा, लेकिन टीवी पर एक बार आ जाए तो मतलब लाइफ सेट है। जिंदगी कभी सेट नहीं होती, लाइफ सेट होती है। परफॉर्मेंस में कुछ भी हो सकता था, चाहे खाना बनाना, गाना, डांस, मेहंदी, टैलेंट की सैकड़ों कैटेगरी थी। नीता ने अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालकर बाहर रखा। उसमें अपनी वो तस्वीरें देखने लगी जिसमें नीता अपने स्कूल और कॉलेज की डांस प्रतियोगिता में परफॉर्म कर रही थी। झटके से देखने पर अपनी पुरानी तस्वीर बहुत नई दिखती। नीता ने तस्वीर को छूकर देखा, जैसे वो खुद को नहीं, बीते समय को छू रही थी। सरोज खान से डांस सीखना है मुझे, जरूर जाना शादी के बाद। याद समंदर की लहर के जैसे आई,
और पुराने दिनों की उम्मीद बहा कर ले गई। याद रात के तारे की तरह आई, नींद उड़ाकर चली गई। याद हर तरीके से आई, बस अच्छी याद की तरह नहीं आई। अब भी शादियों में नीता से अच्छा डांस कोई नहीं करता। वो फॉर्म भरे कि ना भरे, इस उधेड़पन में 1 बज गए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले अर्जुन के लौटने का समय हो चुका था। उसने उस पेपर की कटिंग निकाल कर रख ली। उसने सोचा कि अपने पति से इसमें भाग लेने के लिए पूछे। फिर उसके दिमाग में आया कि 1000 रुपए की तो बात है, अगर एक राउंड में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तब बताने का फायदा भी है। ऐसे ही कोई फायदा नहीं, पता चला बोल दो और शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ तो ये महीनों मजाक उड़ाते फिरेंगे। नीता पर अब धुन सवार हो चुकी थी, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं था। घर में इतना सामान था कि डांस लायक ठीक ठाक जगह बची ही नहीं थी। उसने हॉल में रखे टेबल को बिस्तर पर चढ़ाया ही था कि घंटी बजी। सामने वाली सक्सेना जी की वाइफ दरवाजे पर ही सब्जी काटने बैठी हुई थी। दोनों दरवाजों के बीच में सीढ़ी थी। सब्जी काटते हुए बात करना मिसेस सक्सेना का फेवरेट टाइम पास था। ऐसे घर का काम भी होता रहता था। नीता, पता चला डीएम की बीवी कल एसपी के बच्चे के बर्थडे में नहीं गई। हमें क्या मतलब इन बातों से, फिर भी हमें क्या मतलब इन बातों से। हर बात या तो शुरू होती है या खत्म। लेकिन जितनी सब्जियां लेकर वो बैठी थी उस हिसाब से अगले आधे घंटे और कोई काम नहीं होने वाला था। मिसेस सक्सेना बातें भले चटपटी करती हों, लेकिन वो थी बहुत अच्छी महिला। बिल्डिंग के बाकी लोगों जैसा उन्होंने कभी नीता को महसूस नहीं कराया था कि वो लोग लोअर कास्ट हैं। 1-2 बार जब नीता की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो पड़ोसी हैं, बल्कि वो बड़ी बहन की तरह मदद के लिए हमेशा तैयार रही। सक्सेना जी का अगले 5 साल में रिटायरमेंट होना था, इसलिए मिसेस सक्सेना की 2 ही आखिरी इच्छाएं थीं कि रिटायरमेंट से पहले एक घर बन जाए और बेटा नौकरी पा जाए। बेटी बहुत पहले ही अपनी मर्जी से कॉलोनी के ही एक इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बेरोजगार लड़के से शादी कर चुकी थी, जो बाद में प्लेसमेंट के बाद लाखों का पैकेज पाने वाला कमाऊ इंजीनियर हो गया। शादी के 1 साल के अंदर ही बेटी दामाद अमेरिका चले गए। बेटी अब जब कभी मायके आती तो उसको अपना 2 कमरे का घर छोटा लगता। बेटी की अपने मन से शादी के लिए वो इतने ताने सुन चुकी थी कि जब मोहल्ले में किसी लड़की की शादी किसी बाबू से होती तो अपने दामाद की लाइफ स्टाइल की तारीफ करना नहीं भूलती और उसके डॉलर वाले पैकेज को रुपयों में कन्वर्ट करके 4-5 लाख एक्स्ट्रा जोड़कर बताती। सक्सेना आंटी से उसको इतने काम पड़ते रहते थे कि नीता से कहा नहीं गया कि वो प्रैक्टिस करना चाहती थी। इस बीच स्कूल से बेटे के लौटने का टाइम हो गया था। बेटा जब घर में घुसा और टेबल को बिस्तर पर देखा तो उसने पूछा, ये क्या है मम्मी? मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। सही से सफाई करने के लिए चढ़ाया था। माँ बेटे ने मिलकर टेबल को अपनी जगह रख दिया। नीता जहाँ डांस प्रैक्टिस करना चाहती थी वो जगह फिर भर चुकी थी। उसने पेपर से वो प्रचार वाला हिस्सा काटकर अपनी अलमारी में साड़ी के नीचे बिछे अखबार के नीचे दबा दिया। उस पूरी रात वो नींद में डांस की प्रैक्टिस करती रही। सुबह उठकर उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया। पति और बच्चे को समझ नहीं आया कि माँ को ऐसा क्या हुआ है कि रोज वो सुबह थकी हुई होती थी, आज सब कुछ अलग ही तेजी से कर रही है। जाते ही उसने टेबल हटाई, मोबाइल पर बेस्ट डांस वीडियो सर्च किया और शुरू हो गई। अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया था। उसके समय से डांस अब बहुत बदल चुका था। उसने नए पैटर्न को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अभी उसको डांस करते हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि नीचे वाले घर से एक बच्चा आया और बोला, आंटी आपके घर से बहुत जोर जोर से कूदने की आवाज आ रही है। नीता ने मन ही मन सरकारी घर को कोसा। उसने अब एक गद्दा लगाया और प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन गद्दा लगने से उसकी रिदम सही नहीं बन पा रही थी। चूंकि वो कई दिन बाद डांस कर रही थी, इसलिए थक भी जल्दी गई। ऑडिशन में 15 दिन बचे थे। अब भी अखबार में रोज सुपर मॉम की खोज के बारे में आता। 1-2 बार उसने कॉन्टेक्स्ट में न जाने का मन भी बनाया, लेकिन अखबार उसे भूलने नहीं देता। अखबार उसको हर दिन याद दिलाता। नीता किसी तरह धीरे धीरे डांस की प्रैक्टिस करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पति को बताए या नहीं। बहुत सोच समझ कर उसने अपने बचाए हुए पैसों से पति को बिना बताए ऑडिशन में जाने का फैसला लिया। 10 दिन में उसके डांस में थोड़ी बहुत रिदम आ चुकी थी। पहले राउंड का दिन आ गया था। उसने अर्जुन को सामने वाली सक्सेना आंटी के यहाँ भेज दिया। दिन के लिए सब्जी एक्स्ट्रा बनाकर सक्सेना जी के यहाँ दे दी ताकि उनको भारी न लगे। अपने भविष्य फल के हिसाब से उसने लकी रंग के कपड़े पहने।
अब सवाल ये था कि पति को क्या बोले। उसने सोचा कि वैसे भी शाम से पहले तो आते नहीं है, अगर बाद में पूछेंगे तो बता भी देगी कि बाजार गए थे। उस बड़े होटल के बाहर पहुंचकर वो घबरा गई थी, क्योंकि शादी के बाद वो कभी इतने बड़े होटल में नहीं गई थी। बाहर का खाना भी वो लोग बस शादी ब्याह में ही खाते, वरना शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो कि उसने खाना न बनाया हो। होटल के अंदर पहुंचने पर पता चला कि बहुत भीड़ है। पहले सबको टोकन लेना है। नीता वैसे भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अलावा कहीं जाती नहीं थी। हालांकि टीवी पर उसको डांस वाले रियलिटी शो बहुत पसंद थे। होटल में कई सारे कैमरे लगे हुए थे, बारी बारी वीडियो बन रहे थे। नीता को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक टोकन दे दिया गया। जब उसको टोकन मिला तभी उसकी नजर सामने डीएम और एसपी की बीवियों पर भी गई। वो बात अलग वो बात अलग थी कि उनका टोकन अलग से लेने के लिए एक दो लोग लगे हुए थे। उसने उनसे नजर हटाई और मन में सोचा कि कहीं यहाँ भी जुगाड़ से होने लगा तब तो उसका 1000 रुपये बर्बाद हो ही जाए। होटल वाले अलग से डीएम की वाइफ को खाना लाकर दे रहे थे। नीता अपने साथ टिफिन में कुछ खाने को लाई थी, वरना इस होटल में तो सब कुछ बहुत ही महंगा था। फाइनली 5 घंटे बाद नीता का नंबर आया। सामने 3 लोग बैठे थे। एक करीब 40 साल की महिला थी, जिनको उसने कभी टीवी पर देखा था लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। 2 और लोग थे जिनकी उम्र भी करीब 40 साल रही होगी। उनमें से एक ने काला चश्मा लगाया हुआ था, दूसरा आदमी सोने से लदा हुआ था। उस महिला ने पूछा, नीता जी, आपको क्यों लगता है कि आपको सुपर मॉम होना चाहिए? नीता एकदम से इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। उस औरत ने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे कि वो नीता के जवाब न दे पाने से निराश हो। काला चश्मा पहने हुए आदमी ने बात को संभालते हुए कहा, नीता जी, आप लीजिए, पानी पीजिए, घबराइए नहीं। आपने अपने फॉर्म में लिखा है कि आपको डांस का शौक है। जी। दिखाइए अपना टैलेंट। याद रखिए, ये आपका आखिरी मौका है। अगर आपने सही से परफॉर्म किया तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहकर वो टेबल पर रखे काजू खाने लगा। नीता अपनी सीट से खड़ी हुई। सोने से लदा हुआ आदमी चिल्लाया, म्यूजिक। म्यूजिक चलने लगा और म्यूजिक सुनते ही नीता में जैसे किसी की आत्मा आ गई हो। वो अगले 2 मिनट में ऐसे नाची जैसे नेशनल टीवी पर लोग फाइनल राउंड में नाचते हैं। जज बनी हुई औरतें उसके परफॉर्मेंस के बाद ताली बजाने लगी। उसने उठकर नीता को गले लगा लिया। माय डियर, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ सुनकर नीता की आंखों से आंसू निकल गए। ये आंसू हाँ के थे या इतने दिनों बाद बेफिक्री से नाचने के, उसको समझ नहीं आ रहा था। बाकी दोनों जज भी खड़े हो गए। कैमरा एकदम से नीता के पास आ गया। कैमरा उसके आंसुओं को कैप्चर कर रहा था। नीता जी, क्या करती हैं आप? उस महिला ने पूछा। हाउसवाइफ हूं मैम। जब नीता के आंसू सूख गए तब कैमरा पीछे हुआ और तभी क्रू में से किसी ने रूमाल लाकर दिया। आपके पति क्या करते हैं? वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क है मैम। आप अगले राउंड में लखनऊ उनके साथ ही आएंगी? जज ने बचा हुआ काजू खाते हुए पूछा। उनको इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी मैम। आपके पति को पता है कि आप यहाँ आई हैं? ये सवाल सुनकर नीता के सूखे हुए आंसू हल्की सी शरारत में बदल गए। नहीं मैम। काले चश्मे वाला जज जोर से हंसा और बोला, उनको बताइएगा भी मत। अब सब लोग आपको सीधे टीवी पर देखेंगे। नेक्स्ट राउंड में आपसे लखनऊ में मुलाकात होती है। फिर उस जज ने महिला जज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैम कि हमें सुपरमॉम मिल गई है। नीता को इन सब बातों का यकीन नहीं हो रहा था। उस एक पल में वो अपनी लाइफ बदलते हुए देख रही थी। जब वो बाहर निकली तो उसको कैमरे ने घेर लिया। नीता से पहला सवाल पूछा गया कि अगर वो 10 लाख रुपए जीत गई तो क्या करेगी? ये सवाल आसपास भी कई औरतों से पूछा जा चुका था। ज्यादातर ने यही जवाब दिया कि वो इन पैसों से घर बनाएंगी। नीता के सामने जब कैमरा लगा तो उसके मन में 2 जवाब थे। उसने सोचा कि वो पहला जवाब देगी, लेकिन माइक के सामने उसके मुंह से दूसरा जवाब निकला। मैं 10 लाख रुपए से एक डांस एकेडमी खोलूंगी जिसमें मॉम्स के लिए डिस्काउंट होगा। जवाब देने के कुछ देर बाद उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा क्यों बोला। लाइमलाइट से हटकर उसने जब अपना मोबाइल खोला तो पति के तमाम मैसेज पड़े हुए थे। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया, पति का फिर एक बार फोन आया। पति ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? मार्केट तक आई थी। तो फोन क्यों बंद कर रखा है? मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा हूं, जल्दी आओ। घर पहुंचने पर पता चला पति के एक पुराने दोस्त आए हुए हैं जो अगले 2 दिन तक रहने वाले थे।
दोस्त के घर पर होने की वजह से पति को लड़ने का मौका नहीं मिला। नीता ने स्पेशल खाने की तैयारी की। दिन भर की अपनी खुशी वो किसी को अभी तक बता नहीं पाई थी। खुशी ना बता पाने का दुख शायद सबसे बड़ा होता है।